रहबर कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। अब से कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं ने मीडिया से बात भी की। अकरम दुरानी ने बताया कि क्या क्या फैसले हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सती वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार सती, बहुत शुक्रिया। वकार, क्या फैसला किया गया है और मीडिया के सामने रखा गया है रहबर कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च के हवाले से? देखिए शाहजेब, आज जो रहबर कमेटी का इजलास था उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो कल चेयरमैन सेनेट ने वो मुलाकात करना थी JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से। उसके बाद एक कन्फ्यूजन पैदा हुई थी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इतराज़ किया था कि किसी एक जमात के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उसके बाद एमरजेंसी में ये रहबर कमेटी का इजलास बुलाया गया था और आज कमेटी ने यह फैसला किया है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा है और आज़ादी मार्च में अगर कभी ज़रूरत पड़ी मुज़ाकरात करने की, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 9 जमातों की 11 रुकनी ये कमेटी रहबर कमेटी है, सिर्फ वही मुज़ाकरात करेगी। इसके अलावा कोई भी वो सियासी जमात इंडिविजुअली हुकूमत से बातचीत नहीं करेगी, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज दोबारा अकरम दुरानी समेत तमाम जमातों के जो कायदीन हैं उन्होंने इस अज़म को दोहराया कि हमारा जो मकसद अटल है, आज़ादी मार्च होगा और हम हर कीमत पर आएंगे। अकरम दुरानी ने यहाँ तक कहा कि हुकूमत ये जान ले कि हमारे रास्ते में वो जो रुकावटें हैं वो खड़ी ना करे, हमारे इरादे पुख्ता हैं और हमने हर हालत में आना है और हमने ये हमारा आइनी और कानूनी हक है एहतजाज करना, जो हम वो करेंगे। अब इस वक्त भी इजलास जो है वो जारी है। 1 पॉइंट एजेंडा था इसका कि आइंदा अगर कोई मुज़ाकरात होंगे, उनकी ज़रूरत पेश आई तो वो सिर्फ और सिर्फ वो रहबर कमेटी करेगी, अपोजिशन की कोई भी वो जमात इंडिविजुअल नहीं करेगी। जी शाहजेब जी, बहुत शुक्रिया। वकार सती बता रहे थे कि अब ये फैसला हो गया है कि रहबर कमेटी ही हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने भी एक कमेटी बनाई है, यानी कि अब कोई इंडिविजुअली नहीं कर रहा होगा। मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से भी खबरें आ रही थी कि इनफरादी तौर पर मुज़ाकरात के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर अब यह फैसला हो गया। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी क्रैकडाउन की तैयारी शुरू कर ली। मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और आज़ादी मार्च से पहले मुमकिन तौर पर मौलाना फजल रहमान को नज़रबंद किया जा सकता है। साथ ही JUIF के अहम रहनुमा भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को बंद करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। सिर्फ इस्लामाबाद के लिए 500 कंटेनर्स का इंतजाम किया जा रहा है। आइंदा होने वाली मजीद सूरत हाल आइंदा दिनों में कशीदा हो सकती है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने आज़ादी मार्च के हवाले से अहम फैसले किए। द न्यूज़ में आज शाया होने वाली शकील अंजुम की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस्लामाबाद में धरना रोकने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान को 31 अक्टूबर से पहले 26 अक्टूबर को ही नज़रबंद किया जा सकता है, क्योंकि 25 अक्टूबर को जुमा होगा और ख़दशा है कि JUIF मसाजिद की ताकत इस्तेमाल कर सकती है। खबर के मुताबिक JUIF के तकरीबन 8 आला रहनुमाओं को 30 से 90 दिन तक के लिए नज़रबंद किया जा सकता है, जबकि जमात के सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस हवाले से फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। खबर के मुताबिक JUIF की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी की समरी हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि मखसूस इलाकों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और जुज़वी तौर पर पंजाब में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है, जबकि इस्लामाबाद में फ़ोन सर्विस 30 अक्टूबर की रात से मुअत्तल की जाएगी। अब आज ये खबरें आई हैं कि हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को बंद करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए जाएंगे और किसी भी वक्त ये कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया जाएगा पुल। साथ ही हुकूमत ने आज़ादी मार्च के सिलसिले में वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया है, जहाँ से इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल रूम से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद राब्ते में रहेंगे और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक तीनों IGs भी कंट्रोल रूम के अहकामात को फॉलो करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान से इजाफी पुलिस नफरी तलब कर ली गई है और इन एहलकारों के लिए मुख्तलिफ सरकारी इमारात को खाली कराने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा JUIF के कारकुनों पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में JUIF के 2 रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इंतजामिया की रिट को चैलेंज किया। इसी तरह एक मुकदमा कराची में दर्ज किया गया है और खदशा है कि मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी। साथ ही JUIF ने पेमरा के खिलाफ आलमी इंसानी और सहाफ़ी हुकूक की तंजीमों को ख़त लिख दिया है। JUIF ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पेमरा ने उनकी जमात के सरबराह की कवरेज पर पाबंदी आयद कर रखी है, क्योंकि JUIF 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। एहतजाज करना उनकी जमात का आईनी और जमहूरी हक है, मगर पेमरा ने उनकी आवाज़ बंद की हुई है, इसलिए आलमी इदारे इस हवाले से इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ बुलंद करें। ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरीके से मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च से निमटती है। क्रैकडाउन की, गिरफ्तारी की और रास्ते बंद करने की तैयारियों की इतलात बहरहाल सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ आज एक अहम फैसला सामने आया, फैसला हो गया था, फाइनली कमेटी अनाउंस कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने ताजिरों से वादा किया था कि नैब से मुतालिक उनकी शिकायत सुनने के लिए कमेटी बनाई जाएगी।
मगर फिर हुकूमत ने नैब की शिकायत सुनने की जिम्मेदारी नैब ही को दे दी थी। अब नैब ने ताजिरों की शिकायत से मुताल्लिक कमेटी बना दी है, मगर इस कमेटी की कानूनी हैसियत होगी या नहीं, सवालात उठ रहे हैं। नैब ने आज ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही उनकी सिफारिशात पर गौर के लिए 3 रुकनी जायजा कमेटी भी बनाई जा रही है, जो मसाइल के हल के लिए सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी। नैब की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक कमेटी में इफ्तिखार अली मलिक, नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अलावा दारूख खान अचकज़ई, सदर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, आतिफ बाजवा, साबिक सदर बैंक अल-फलाह, अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिकंदर मुस्तफ़ा खान, चेयरमैन मिल्लत ट्रैक्टर्स और जमील यूसुफ, साबिक चीफ CPLC शामिल होंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ताजिरों की शिकायत और सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी। कमेटी की सिफारिशात चेयरमैन नैब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को पेश की जाएंगी, जो हर सिफारिश का गहराई से जायजा लेगी। इसके बाद हतमी सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी, जिसके बाद बगैर किसी ताखीर के कानून के मुताबिक उसका फैसला किया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन नैब का फैसला हतमी होगा। एलामिया में यह वाज़ेह किया गया है कि जो रेफरेंस दायर हो चुके हैं उनके बारे में शिकायत जमा नहीं हो सकेंगी। कारोबारी बरादरी की इस कमेटी की हैसियत सिर्फ मुशावरती होगी और नैब को कानूनी तौर पर मिलने वाले इख्तियारात के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। एलामिया में यह भी कहा गया है कि नैब कारोबारी बरादरी का इंतहाई एहतराम करता है और मुल्क की मुआशी तरक्की, खुशहाली और मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। नैब के इस ऐलान से 2 हफ्ते पहले कारोबारी शख्सियात की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने 2 अक्टूबर को आर्मी चीफ से मुलाकात की और उसकी 1 रोज़ बाद ही 3 अक्टूबर को वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मुलाकात में कारोबारी शख्सियात ने उन्हें नैब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, खुलकर अपने मसाइल सामने रखे। हुकूमत ये वादे करती रही थी, दावे करती रही थी कि अब कानून साजी की जाएगी। कानून साजी इस तरह होगी कि प्राइवेट सेक्टर नैब से महफूज रह सके। 6 अक्टूबर को नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ताजिर बरादरी को नैब से तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो बताए जाते। कोई भी इदारा या शख्स अक्ल कुल नहीं, अगर कोई गलती या खामी थी तो उसका इज़हार किया जाता। फाइनली एक कमेटी बनाई गई है। अली ज़फ़र साहब साबिक वज़ीर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया। सब ये ज़ाहिर एक कमेटी बनाई गई है, आपको लगता है कि जो शिकायत थी वो दूर हो जाएंगी, जबकि कानूनी तौर पर इस कमेटी की सिफारिशात को मानने या ना मानने का इख्तियार अभी भी चेयरमैन नैब के पास होगा? जी देखें, सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करता चलूँ कि जो शिकायत थी बिज़नेस कम्युनिटी की, कारोबारी तबके की, वो कुछ हद तक दुरुस्त इस तरह थी कि बहुत सारे केसेस थे जिसके अंदर नैब के इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी थी और अरेस्ट हो रहे थे, जबकि केस जो था वो काफ़ी बेबुनियाद था और उसमें कोई ऐसी जान नहीं थी कि वो प्रोसिक्यूशन की जाए। तो शिकायत ये थी कि बिज़नेस कम्युनिटी कहती थी हम करोड़ों रुपया लगाते हैं सरमाया का, और जब हमें इस तरह करके हैरेसमेंट होती है, हमें तंग किया जाता है, तो हम फिर कारोबार करना बंद कर देंगे, हम कहीं और ले जाएंगे। तो यहाँ तक शिकायत दुरुस्त थी। उसके लिए 2 तरीके थे। एक तो ये थी कि कमेटी बना दी जाए और कमेटी को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो फ़ैसला करें कि कौन सा केस आगे चलाना है या नहीं चलाना। अगर इस किस्म की कमेटी होती तो वो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत थी, क्योंकि नैब कानून जब तक अमेंड नहीं होगा, कमेटी जो है वो ये फ़ैसला नहीं, ये नैब के ऊपर एक तरह एक एडिशनल कमेटी नहीं बन सकती थी। लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई है नैब की तरफ से अंडर सेक्शन 33 नैब के कानून में, ये एक एडवाइजरी रोल एक अदा कर सकती है। इसका इख्तियार ये नहीं है कि वो केस को देखे और केस को देखने के बाद कहे कि ये नहीं बनता और नैब उस पर रुक जाए। ये इस तरह की एडवाइजरी कमेटी है कि ये अपना एक देख के केस को ये कह सकती है, रिकमेंड कर सकती है, एडवाइज़ कर सकती है नैब चेयरमैन को कि आपका केस नहीं बनता। लेकिन फिर एंड में नैब चेयरमैन की मर्ज़ी है कि वो फ़ैसला करे और नैब की मर्ज़ी है कि वो फ़ैसला करे कि केस बनता है कि नहीं, कमेटी की बात माननी है कि नहीं और आगे चलाएं। तो इस इख्तियार के लिए जो कमेटी बनी है उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून में ऑलरेडी मौजूद है। नैब कानून में ये एक इख्तियार के नैब चेयरमैन कोई भी कंसल्टेंट्स या एक्सपर्ट्स को अपनी एडवाइजरी रोल के लिए, अपनी एडवाइस लेने के लिए उसको बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। पहले डिमांड ये थी वैसे मगर ये मसला हल होता है क्योंकि शिकायत थी नैब से।
नैब के नीचे के ऑफिशियल से। अब चेयरमैन नैब के अपने अख्तियारात पर भी सवालात उठते हैं कि वो इतने ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि अगर बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत दूर हो सकेंगी अगर ये जो कमेटी है उसके बनने से, या फिर कानून साजी ऐसी होती जिसमें इदारों की लिमिट्स को बाकायदा तौर पर डिफ़ाइन किया जाता और पता चलता कि जी कौन सा डोमेन है जिसमें नैब जा सकता है या नहीं जा सकता, जो कि बुनियादी एतराज़ था? जी बिल्कुल, चूँकि पाबंद नहीं होगा इसलिए ये इजाज़त है कानून में। अगर कानून साजी अगर ऐसा इख्तियार देना था कमेटी को कि वो नैब पाबंद हो, तो फिर कानून साजी की ज़रूरत है, फिर अमेंडमेंट की ज़रूरत है नैब के कानून में। ये दो किस्म की कमेटीज़ थीं, और जो डिमांड थी कम्युनिटी की, बिज़नेस कम्युनिटी की, वो शायद पहली किस्म की कमेटी के लिए था जो जिसको ये इख्तियार हो कि नैब उसकी एडवाइस या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी पाबंद हो। लेकिन ये जो नैब ने अब बनाई है वो चूँकि कानून साजी के बग़ैर बनाई है, इसलिए वो सेक्शन 33 के तहत ही कमेटी बना सकते थे, जिसमें सिर्फ एडवाइजरी रोल है, जिसकी पाबंदी करना या ना करना नैब की मर्ज़ी है। आप समझते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि जो ज़ाहिर है जिस स्पिरिट में डिमांड की जा रही थी वो ये था कि कोई भी ऑफिशियल या कोई भी किसी को भी अगर वैसे विक्टिमाइज़ करना हो तो वो हो जाता है, या फिर बिजनेस कम्युनिटी को जनरली तंग किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी की अलग शिकायत हैं। आपको लगता है बगैर कानून साजी के इस तरीके से मसला हल करना एक मुस्तकिल हल है? कल को अगर सर्कमस्टांसिस बदलते हैं, हालात वाक़यात बदलते हैं, दोबारा बिजनेस कम्युनिटी ये शिकायत लेकर नहीं आ रही होगी कि जो कमेटी है वो अगर ना माने नैब उसकी बात, तो वो उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है उसकी तरफ से जो भी रिकमेंडेशन दी जा रही? जी मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो चूँकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कवानीन हैं जो कि पार्लियामेंट तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त पार्टीज़ में, और वो एक कानून साजी हो नहीं पा रही, सिर्फ ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही काम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस सिचुएशन में ये एक पहली स्टेप अच्छी है कि कम से कम एक कमेटी बन जाती है, तो एक बिज़नेस कम्युनिटी को ये तो सहारा हो जाता है कि उनके ही लोग पहले देखेंगे, ये नहीं कि इमीडिएटली जो इन्वेस्टिगेटर ने कहा वही होगा। एक बफर मिल जाता है, एक बैरियर मिल जाता है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। लेकिन आगे चल के जब वक्त आएगा तो मेरा ख्याल है कानून साजी करनी पड़ेगी और एक परमानेंट कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि ये देखे कि क्या बिज़नेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अगर केस कोई फ़ाइल हो रहा है तो वाकई ही जेन्युइन केस है। बिकॉज़ इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी ने करप्शन की है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट हो, उसको नैब का फ़र्ज़ है कि उसको फिर प्रोसिक्यूट करे और उसको कोर्ट फिर सज़ा दे या ना दे, वो प्रोसेस एक ज़रूर जारी होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप करप्शन ना भी हो और आप फिर भी बिजनेसमैन को पकड़ लें सिर्फ इसलिए कि उसने बहुत कारोबार किया है या उसके अकाउंट्स में बड़ा पैसा पड़ा है। बहुत शुक्रिया। सैयद अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही एक और अहम डेवलपमेंट हुई, जिससे काजी फायज़ केस में एक और तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बेंच तहलील करने की ऑब्जर्वेशन दी, जिस पर सीनियर वकला का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर चंद ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तहलील से मुतालिक अपनी ऑब्जर्वेशन वापस ले लिया। वही बेंच 28 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत करेगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज में ही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बताया कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की अदम दस्तियाबी के बाइस बेंच तहलील कर रहे हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। उम्मीद है इसी हफ्ते ही दोबारा दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इस दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दरख्वास्त की कि मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट ही तश्कील दिया जाए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच की तश्कील अदालत की सवाबदीद है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, मगर 17 दिसंबर को पहली ही समाअत में ये बेंच तहलील हो गया था। 17 सितंबर की समाअत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने 2 जजेस पर एतराज़ उठाया था, जिसके बाद दोनों जजेस ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। समाअत शुरू होने से पहले ही ये बेंच तहलील हो गया। फिर 20 सितंबर को चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त की समाअत के लिए 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया था। फिर उस बेंच ने दरख्वास्त की समाअतें की। वकील मुनीर मलिक ने दलाइल भी दिए। फिर एक जज की अदम दस्तियाबी की वजह से अचानक दौरान समाअत बेंच तहलील करने से मुतालिक रिमार्क सामने आए। आज की समाअत खत्म होने के बाद सीनियर वकला का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। सीनियर वकला ने मौका अख्तियार किया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या जल्दी है, जब एक बेंच बना दिया जाता है, वो समाअत शुरू कर देता है,
तो वही केस सुनता है, जज का इंतजार किया जाता है, नए सिरे से बेंच तश्कील नहीं दिया जाता। जब एक बेंच बन के उसकी हेयरिंग शुरू हो जाती है तो फिर वही बेंच सुनता है केस को आखिर तक। अगर बीच में कोई जज अवेलेबल नहीं है तो उसके वापस आने का इंतज़ार किया जाता है। बेंच को नए सिरे से एक तश्कील नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन एक दफ़ा पैदा हुई थी जब भुट्टो साहब की अपील सुनी जा रही थी 1978 में। वहाँ पर भी एक जज साहब जो बीमार हुए थे, 3 हफ्ते तक इंतज़ार करने के बाद फिर वो ऑर्डर पास किया गया था। हालांकि समझते हैं कि वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आज तक चल रही है। आया उस जज साहब का इंतज़ार होना चाहिए था, इनको 2 महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए, कि यहाँ तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हम सब बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से मुत्तफिक हैं कि कोई और बेंच या कोई और कोर्ट जिसमें कि कोई तब्दीली आए जो 10 जजेस से अलावा हो, उसमें कमी हो या उसमें इजाफा हो, ये काबिल कबूल नहीं होगा। और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रवायात और रूल्स के मुनाफी हो। हम इस व्यू के हैं कि देखिए, जब एक बेंच से एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब, चीफ साहब हैं, उनके पास भी ये इख्तियार नहीं। ये तो हमको कहने का हक है ना। आखिर इस मैटर में अर्जेंसी क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है 1 हफ्ते के बाद? क्या फ़र्क पड़ता है 10 दिन के बाद? तो जब इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है और एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है और उस जज साहब को आने में कोई वो भी उन्होंने कोई रिटन या वर्बल किसी भी लिहाज से बेंच में बैठने का रिफ्यूज़ल भी नहीं किया है, वो बेंच पर मौजूद है। उसके बेंच पर मौजूद होने के बाद के उसमें आप चीफ जस्टिस साहब कैसे काम? तो इस लिहाज से हमारी ये है, हम ये कहते हैं कि जो नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसमें उसके सामने पेश होने में हम समझते हैं कि अच्छी रिवायत नहीं है। हमें डे 1 से ऐसा लगता है कि इनका बस चले जज साहिबान का तो ये 2 घंटे 4 घंटे में फैसला सुना देंगे। इसकी क्या जल्दबाजी है? ये सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी हजरात, वो भी अब पिटिशनर हैं इन केसों में। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल परेशान हैं कि ये क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हैं। क्या किसी के रिटायरमेंट से पहले ये फैसला देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ बात पूरी क़ुव्वत से इस फैसले की मुखालफत करेगी। सीनियर वकला का ये शदीद रद्द-ए-अमल और फिर इस रद्द-ए-अमल के कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने बेंच तहलील करने की ऑब्जर्वेशन वापस ले ली। अदालती हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि जस्टिस मजहर आलम आइंदा हफ्ते दस्तयाब होंगे। 10 रुकनी बेंच 28 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर दरख्वास्तों की समाअत करेगा। साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज अरशद मलिक वीडियो केस की इंसदाद दहशतगर्दी में मुंतकली की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस मुकदमे को इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल करने का फैसला सुनाया गया और जज ताहिर महमूद ने केस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल चालान जमा कराए। FIA ने जज वीडियो स्कैंडल के मुल्जिमान पर दहशतगर्दी की दफात लगाते हुए 7 अक्टूबर को केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर FIA से 14 अक्टूबर की समाअत पर दलाइल तलब किए थे और दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुना दिया गया है। इस केस का मुकम्मल चालान FIA की जानिब से अब तक जमा नहीं कराया गया है। हालांकि अदालत मुकम्मल चालान जमा न कराने पर मुसलसल बरहमी का इजहार करती रही है। अदालत बरहमी का इजहार कर रही है और FIA इस अहम केस में, जिसे हुकूमत खुद अदलिया पर इदारे पर हमला करार देती रही है, जब से मरियम नवाज ने जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला सामने रखा था मीडिया ब्रीफिंग के जरिए और उसके बावजूद चालान नहीं पेश किया जा रहा, मुकम्मल चालान अदालत बरहमी का इजहार कर रही है। जज अरशद मलिक की वीडियो 6 जुलाई को सामने आई। फिर जज अरशद मलिक की शिकायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ किया। मुल्जिम नासिर भट्ट उसका अहम किरदार हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की है। हाई कमीशन ने उन्हें बताया है कि दफ्तर खारजा की इजाज़त के बगैर दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की जा सकती है। दफ्तर खारजा की इजाज़त मिलने या ना मिलने के लिए मुझे इंतज़ार का कहा गया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि तीसरी मरतबा
पाकिस्तानी हाई कमीशन जाने पर मुझे अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं मिली। नासिर भट्ट ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत दफ्तर खारजा को दस्तावेज़ात की तस्दीक न करने के फैसले को गैर कानूनी करार दे और दस्तावेज़ात की तस्दीक करने का हुक्म जारी करे। नासिर भट्ट ने दरख्वास्त में सेक्रेटरी खारजा, हाई कमीशन लंदन और दीगर को फरीक बनाया है। अब नासिर भट्ट की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एक वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के जो फॉरेंसिक्स हैं वो सारे के सारे अगर नासिर भट्ट ने कराए हैं और नासिर भट्ट पर सारा इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि किस तरीके से एक जज पर और एक इदारे के ख़िलाफ़ ये सारी की सारी साजिश थी, तो उस सब को की तस्दीक क्यों नहीं फ़ॉरेन ऑफिस कर रहा, क्यों फौरी तौर पर हुक्म नहीं देती तहरीक इंसाफ की हुकूमत कि ये सब कर दिया जाए ताकि सारे के सारे सबूत अदालत के सामने रखे जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसा क्यों है कि इसकी इस्तदाबी अदालत से की जा रही है कि ये काम भी करने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह कल समाअत करेंगे। नासिर भट्ट इससे पहले लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में बरतानिया की 2 फॉरेंसिक कंपनियों की रिपोर्ट जमा करा चुके हैं, जिसमें उन्होंने वीडियोस के दुरुस्त होने का दावा किया। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच के सामने भी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त में साबिक जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में ब्लैकमेल करने और दबाव डालने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया था और दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ की अपील के साथ बरतानिया से कराई गई वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अब ये अहम समाअत है जो अदालत में होगी। देखते हैं कि इस हवाले से अदालत का क्या फ़ैसला सामने आता है। अदालती मामलात के हवाले से बहुत अहम दिन रहा, सियासी मामलात के हवाले से बहुत अहम दिन रहा। आज आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।